कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। अब बहुत शीघ्र ही भारत का बजट आने वाला है और मैं समझता हूँ कि हर परिप्रेक्ष्य से अलग हटकर अगर हम आर्थिक परिप्रेक्ष्य में इस बात को समझने की और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो हमारे सामने कोई ना कोई रिजल्ट अवश्य आएगा। क्योंकि समय के साथ हमने आर्थिक परिवेश में हमारा जितना महत्व होना चाहिए था भारत का, क्योंकि जिस समय भारत इंडिपेंडेंट हुआ था, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मानी जाती थी। समय के साथ हमने विकास तो किया, लेकिन वो विकास कम था, वो एक नेचुरल वृद्धि ज़्यादा थी। अगर हमने विकास किया होता तो आज टेक्नोलॉजी में, तकनीकों में, आज उत्पादन के क्षेत्र में, आज आयात निर्यात के क्षेत्र में, आज बहुत सारे क्षेत्रों में हम बहुत आगे होते। लेकिन कहीं ना कहीं हमने उस ट्रेन को मिस कर दिया, उस रास्ते को मिस कर दिया। और आज हम जहाँ हो सकते थे, ये क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन देयर, क्या हम वहाँ हैं, क्या हम उससे आगे हैं या उससे पीछे हैं। यदि हम अपने आप को अन्य देशों के साथ कंपेयर करें, एक स्पेशल और टेम्पोरल समय और स्थान के अनुसार अन्य देशों से कंपेयर करें, तो कहीं ना कहीं जो हम कर सकते थे वो हम नहीं कर पाए। और उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है कि हम विश्व अर्थव्यवस्था में कुल निर्यात आयात में हमारा जो कुल योगदान है 1% से थोड़ा अधिक है बस। और जबकि इस देश में विश्व की 17% से अधिक जनसंख्या रहती है। क्या ये एक सही अचीवमेंट है? we'll judge it by some of the things that we'll be talking. अब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों से हम इसको जज करेंगे जो हम बहुत जल्दी बात करेंगे। पहले हम कुछ जनरल चीज़ें कि हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं आज के देश में, आज के जो परिवेश में हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, अगले 20-30 साल में हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए। देखिए, अगर हमको किसी भी फ्रेमवर्क को, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना है तो हमारे पास एक टाइम और इम्पोर्टेंस बेस्ड फ्रेमवर्क होना चाहिए। हमारे लिए क्या वो चीज़ें हैं जो बिल्कुल त्वरित हैं, अर्जेंट हैं, जिनका हमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, और क्या वो हैं जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और क्या वो चीज़ें हैं जो दीर्घकालीन हैं और महत्वपूर्ण हैं, और क्या वो चीज़ें हैं जो दीर्घकालीन हैं लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। क्या इस देश में हम उन समस्याओं की तरफ ध्यान देते हैं या नहीं। तो हम यहाँ पर इनिशियल जो फोकस करेंगे, देखिए, जब तक लॉन्ग रेंज विजन नहीं होगी, दीर्घकालीन दृष्टिकोण नहीं होगा या दीर्घकालीन परिदृश्य हमारे दिमाग में क्लियर नहीं होगा, हमारा लॉन्ग टर्म एक विजन नहीं होगा, तब तक प्रोग्रेस करना, आगे बढ़ना, कोई भी काम करना अत्यंत ही कठिन होता है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक है कि सबसे पहले निर्धारित करें कि हमारे अगले 20, 30, 40 साल के एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हमारे क्या गोल्स हैं। माइंड यू, दीज गोल्स हैड बीन प्री डिसाइडेड मैनी टाइम्स बिफोर। नेहरू जी के टाइम पर जब सेकंड प्लान लॉन्च हुआ था, तब भी हमारे दीर्घकालीन जो उद्देश्य थे वो काफ़ी हद तक निर्धारित किए गए थे, और हमने जो अचीव किया वो हमारे सामने है। क्या हमने एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, एक अच्छा दुनिया भर में कम से कम हम एक इस स्तर पे रहे जब हम बहुत बैकवर्ड नहीं कहलाए। हम पिछले 30 सालों से एक डेवलपिंग इकोनॉमी का हमारे ऊपर टैग लगा हुआ है। हमारे पास एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है हमारा, कंपैरेटिवली एनर्जी सेक्टर भी अच्छा है। हमारे यहाँ रेलवे
रोडेज नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, ये सब चीज़ें हैं, हुई हैं समय के साथ। लेकिन क्या हम बेटर कर सकते थे? आज हम देखें तो अगर दुनिया जिन चीज़ों पर आधारित है, जैसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर, ओके, स्पेस टेक्नोलॉजी पर, बायोकेमिस्ट्री पर, और बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, एआई पर, जिसमें दुनिया आगे बढ़ रही है, वहाँ पर हम कहाँ पहुँचे हैं? ये क्वेश्चंस हमें अपने आप से पूछने बहुत आवश्यक हैं। और जो इससे निष्कर्ष निकलेगा वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारी प्राथमिकताएं क्लियर नहीं थी, हमारी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं थी, और शायद हम पॉलिटिकल सॉल्यूशंस में ज़्यादा लगे रहे। हमारे यहाँ सरकारें ज़्यादा समय इस बात के लिए देती रही कि किस तरह वो पावर में रहें, बजाय इसके कि किस तरह लोगों की प्रोग्रेस हो। नाउ दिस प्रॉब्लम kept on for years together. ओके, बीच बीच में स्पर्ट्स में एक वजन की लहर आती है, आती रही है, और शायद आती भी रहेगी। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं जब विश्व की वास्तविकताएं बदलती हैं, तो वो लहर भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और हम कहीं और डूब जाते हैं। ओके, यहाँ पर वॉर्स के, लड़ाइयों के समय आए, यहाँ पर इमरजेंसी के समय आए, यहाँ पर बाद में इंटरनेशनल सीनेरियो की वजह से वर्ल्ड ओवर रिसेशन का समय भी आया, और फिर कोविड का समय भी आया। तो जब हमने बहुत कूदने की कोशिश की, छलांग लेने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं कोई कारण बन जाता है। लेकिन ये कारण जब हमें डिप करता है, नीचे ले जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फुटिंग है वो फर्म नहीं है, हम ऐसी जगह पर नहीं है जहाँ एक्चुअली हमको होना चाहिए था। ओके, किसी देश के लिए ये बहुत अच्छा समाचार नहीं है कि वहाँ की 80% जनसंख्या को कोविड जैसे एक क्राइसिस के समय, एक संकट के समय, सरकार को अपनी तरफ से अनुदान देकर या फूड को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। यानी 80% पॉपुलेशन इंडिया की अपने आप अपना इवन फूड कमाने के लायक नहीं थी। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट में और अन्य चीज़ों में बहुत सारी समस्याएं हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। किस प्रकार हम अपनी प्रायोरिटीज़ को रीडिफाइन करें, एक नई सोच चाहिए। ट्रेडिशनल सोच पर काम नहीं चलेगा। तो हम देखें हमारे क्या अब नियर फ्यूचर में उद्देश्य होने चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अब एक नया बजट आने वाला है, और इस नए बजट के साथ हमारी प्रत्याशाएं, आशाएं बहुत हर साल उठती हैं और हर साल डूबती हैं। बजट हमारे केवल एक इंडिकेटिव इंटेंशंस बनकर रह जाते हैं कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कोई डेटा नहीं होता कि हमने वास्तव में क्या अचीव किया है। एट बेस्ट हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होती है कि हमने इस सेक्टर में इतना बजट रखा था, इतना खर्च कर लिया। और आजकल देखेंगे आप, सरकार के भी ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स इसी में लगे हुए हैं कि हमें जो टोटल बजट एलोकेटेड था उसको किस तरह ख़त्म करें। अगर सड़क बनाने के लिए इतना बजट था तो जल्दी से उसको ख़त्म करना है 31 मार्च तक। अगर कहीं पर कोई सीवर लाइन ले करने का था तो जल्दी से उसको खर्च करें, कहीं और कोई प्रोजेक्ट था तो उसको खर्च करें। हमने बजट पर कितना, किसी भी प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा किया है, इसको हम अचीवमेंट मानते हैं, न कि उससे कितना लाभ मिला, उसके इंडिकेटर्स हमारे पास नहीं है। ओके, जैसे अगर एक सड़क बनती है तो उससे ट्रैफिक ईज कितनी बढ़ी, कितना रेवेन्यू उस रोड से कमाया गया, कितना उस रोड पर मूवमेंट हुआ, कितने नए व्हीकल्स ने उस रोड के थ्रू ट्रेवल किया, कितनी पॉपुलेशन को उसका फ़ायदा मिला, उससे उस एरिया में या आसपास के एरिया में कितनी लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी बनी, और कितनी पर कैपिटा इनकम हुई। आज ये सब चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं। आज हमारे पास इंटेलिजेंट कैलकुलेशंस के ढंग हैं, और ये सब चीज़ें कैलकुलेट की जा सकती हैं। ये सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं उनको जो है क्या कहते हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो चलिए, हम क्या चाहते हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगले फेज में हम जाएंगे कि हम चाहते क्या हैं।
क्या होना चाहिए। ये मेरी नहीं, ये सरकारी प्रायोरिटीज़ में भी बार बार मेंशन किया गया है। और मैं इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इंटेंट में और कंटेंट में हमारी जो नियत है उसमें, और उस नियत के पीछे क्या करना है उसके बीच में कई बार सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है, और आप समय के साथ वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। जैसे अगले 30 सालों में, अगले 3 दशकों में हमें कम से कम 10% की दर से ग्रो करने की आवश्यकता है, अगर हम विश्व स्तर पर एक मिडिल लेवल का नेशन बनना चाहते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशन। अगर हमें डेवलप्ड नेशन चाइना के से कम्पीट करना है तो हमें रेट ऑफ ग्रोथ 14 to 15% तक लाना पड़ेगा, जो आज की परिस्थिति में वर्चुअली इम्पॉसिबल है, एक तरह की असंभव है। असंभव इसलिए है कि हम बहुत कोशिश करके भी अपने पूरी नेशनल इनकम का केवल 24 से लेकर 27% तक ही बचा पाते हैं, प्रतिवर्ष सेविंग्स में हमारे जाता है। और अगर हम प्रेजेंट कैपिटल आउटपुट रेशियो देखें, और आने वाले समय में चूंकि एआई आ रहा है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने हैं, इंडस्ट्री हमें चाहिए इसलिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ने हैं, तो 8 से लेकर 10 हमारा कैपिटल आउटपुट, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो होना है। तो इसके अनुसार अगर हमें 10% ग्रोथ चाहिए तो हमारे पूरे जो नेशनल इनकम है उसका 80% हर साल इन्वेस्ट होना चाहिए, जबकि हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल 24% का है। तो 8 के अगर इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो पर देखें तो हम केवल 3% या उस दर से ग्रो कर पाएंगे अल्प समय में। और 3% से ग्रो करने का अर्थ क्या है कि हम केवल उतना ग्रो कर पाएंगे जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, उससे थोड़ा ज़्यादा बस। तो पर कैपिटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमारे बहुत फर्क नहीं आना। तो हमें कम से कम 10% या उससे अधिक पर बढ़ना है। कैसे? हमें बहुत हाई लेवल ऑफ कैपिटल इंटेंसिविटी चाहिए, हमें कैपिटल की डीपनिंग भी चाहिए, वाइडनिंग भी चाहिए, हमें डीपर यूज ऑफ कैपिटल चाहिए, और हमें कैपिटल का वाइड यूज भी चाहिए। जिन सेक्टर्स में हम इस्तेमाल नहीं करते वहाँ हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल सर्विस सेक्टर डिलीवरी में हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। बैंक्स हमारे बहुत सारे अब ऑनलाइन हो गए हैं, इंश्योरेंस सेक्टर ऑनलाइन हो गया है, रेलवे टिकटिंग ऑनलाइन हो गई है। और अगर आगे बढ़े तो धीरे धीरे करके जो है एजुकेशन और अन्य चीज़ें भी ऑनलाइन होती चली जा रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि एजुकेशन से जो हम दे रहे हैं वो रेलिवेंट है या नहीं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डूइंग द थिंग्स राइट, दी हुई चीज़ों को सही करना, एंड डूइंग द राइट थिंग्स, और सही चीज़ों को करना, दोनों में फ़र्क है। क्या हम सही चीज़ें कर रहे हैं? क्या हम सही चीज़ों के प्रति हमारी जागरूकता है? क्या सही चीज़ों के प्रति हम जानते हैं कि हमें क्या करना है या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10% का रेट ऑफ ग्रोथ चाहिए, इसके लिए हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, हैवी यूज ऑफ कैपिटल चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस करूंगा वो सब इसी का ही सबसेट है, वो सब इसी का एक पार्ट है। जैसे इंडिया में बिजनेस करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच अपनानी पड़ती है, और आजकल जो रिपोर्टिंग सिस्टम्स हो गए हैं, जो कंप्लायंसेस हो गए हैं, तो किसी भी एंटरप्रेन्योर का या किसी भी कॉरपोरेट का 70 से 80% टाइम्स खाली पेपर वर्क में और पेपर मेंटेनेंस में जाता है, बिजनेस में कम जाता है। okay. क्या हम इस प्रोसेस को आसान कर सकते हैं? क्या हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स आसानी से आ सकते हैं? क्या हमारी सोसाइटी, हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारे पॉलिटिकल सर्कल्स करप्शन फ्री हो सकते हैं? क्या अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को कोई समस्या आती है तो उसका यहाँ भारत में समाधान करना आसान है? क्या हमारा लीगल सिस्टम उसको सपोर्ट करता है? ये सारी चीज़ें जब तक हम उसको नहीं समझेंगे ठीक से, तो हम ये अर्थ नहीं समझ पाएंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या अर्थ है। भारत को हमें ग्लोबल सप्लाई चेन का एक पार्ट बनाना है। ऑब्वियसली यहाँ की जो
इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, वो सब इस क्वालिटी के होने चाहिए जिनकी इंटरनेशनल डिमांड बहुत हो और इजीली हम मूवमेंट कर सकें। हम हमें एक वैल्यू एडिंग इकोनॉमी बनाना है। देखिए अल्टीमेटली जितना प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली दैट इज टू ऐड वैल्यू टू द कस्टमर। ओके, और उसके लिए हमें पहले एक तो जो डोमेस्टिक बिजनेसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा और इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, हमारे यहाँ बहुत सारे मेक इन इंडिया और अन्य तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो उसमें साधारणतः 95% वैल्यू 90% वैल्यू दूसरे देशों में ऐड होती है। हमारे यहाँ नियरली फिनिश प्रोडक्ट आता है, उसकी पैकेजिंग होती है, उसको रीब्रांडिंग किया जाता है और फाइनली उसको मार्केट में डाल दिया जाता है। तो अगर ये सब चीज़ें हम देखें तो जिस देश में वैल्यू एडिशन ज़्यादा होगा वहीं इनकम ज़्यादा होगी। कैन वी बिकम अ वेरी हाई वैल्यू एडिंग इकोनॉमी। दूसरी तरफ हमारे पास एक यंग इंडिया है, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, हमारी 70% पॉपुलेशन यंग है, जो किसी भी देश के लिए एक बहुत फ़ायदे वाली बात है। नियरली 30 to 40% ऐसी इनकम लोग हैं जो कि वर्किंग एज में हैं, 40% से ज़्यादा लोग वर्किंग एज में हैं। तो क्या हम अपनी इस मैन पावर को एक ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं? अभी पिछले दिनों हमने देखा कि जितने हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चले उनमें लो लेवल स्किल्स, मैनुअल स्किल्स, ऐसी स्किल्स जो कि इंडस्ट्री 4.0 सोसाइटी 5.0 में इस कंट्री को सस्टेन नहीं करेंगी, उन स्किल्स पर फोकस ज़्यादा रहा है, बजाय इसके कि कुछ इस तरह के स्किल डेवलप करना है कि वो लोग कुछ यूनिक कंट्रीब्यूशन कर पाएँ। ओके, और जो यहाँ के बहुत अच्छे टेक्नोलॉजिकल एरियाज में ट्रेंड लोग होते हैं वो ज़्यादातर इस देश से बाहर चले जाते हैं। नाउ कैन वी रियली डू समथिंग अबाउट इट? नाउ मेकिंग इंडिया हब फॉर R&D, इंडिया को रिसर्च और डेवलपमेंट का एक हब बनाना। R&D इंडिया का पुअरेस्ट ऑफ द पुअर रहा है पूरे विश्व में। हम कभी हमारे एजुकेशन सिस्टम से लेकर एंड तक कहीं भी क्रिएटिविटी पर सृजन करने पर कहीं भी जोर नहीं दिया जाता, इनोवेशन पर जोर नहीं दिया जाता। हम दिए हुए कंसेप्ट को यूज करना जानते हैं, लेकिन नए कंसेप्ट डेवलप करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में। और इसके लिए ज़रूरी क्या है कि प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए और साथ में क्रिएटिविटी प्रमोशनल सेल्स होने चाहिए। कैसे हम क्रिएटिविटी को प्रमोट करें? हाउ टू डेवलप सम काइंड ऑफ सीरियस क्रिएटिव स्किल्स अमंग्स द पॉपुलेशन, जिससे हम नई तरह से वही प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डेवलप कर सकें, उनको बना सकें। और फिर अब चूंकि ग्रोथ हो रही है, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी के साथ हो रहा है, गवर्नमेंट भी स्मार्ट सिटीज़ पर ध्यान दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ तेजी से बढ़ता है, जहाँ बेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, वहाँ सिटीज़ भी तेज़ी के साथ बढ़ते हैं और नए नए ड्वेलिंग्स भी आते हैं, नए नए शहर भी आते हैं। तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और अगर हम थोड़ा सा मुड़ के देखें तो कोविड के दिनों में हमारे यहाँ टोटल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो इंडस्ट्री में था वो काफ़ी स्तर पर गिरा है। मैं एक एक पॉइंट को एक अलग अलग प्रेजेंटेशंस में लूँगा और आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो क्या ये सब चीज़ें, इन चैलेंजेस को हमारी अर्थव्यवस्था मीट करने की कैपेबल है? क्या इनको एड्रेस किया जा रहा है, या हम पुरानी ही बॉटल को एक नए पैकिंग में बार बार पेश करते हैं? इनफैक्ट इंडिया के बजट्स को देखा जाए तो इट्स ऑलवेज ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल. There is nothing new about it. There is nothing new as far as the thrills and frills are concerned. Okay. वही 1 रुपया कहाँ से आएगा और 1 रुपया कहाँ जाएगा, हमारा सारा फोकस इस बात पर रहता है। क्या कहीं हमारे बजट्स में स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस, दीर्घकालीन डायमेंशंस आएंगे? उस सबका हमें ध्यान रखना पड़ेगा और उसी के बेसिस पर हम उसको एनालाइज करेंगे। तो पहले हम देख लें कि हम क्या क्या चाहते हैं। हम तेज़ी के साथ ग्रो करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा बिजनेस करना और काम करना आसान हो, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट बढ़े और लोग नए नए एंटरप्राइजेस लें। हम चाहते हैं हम ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बने, हमारा एक हैवी कंट्रीब्यूशन हो ग्लोबल लेवल पर
एक्सपोर्ट्स में और टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन में। हम डोमेस्टिक बिजनेसेस को भी बूस्ट करना चाहते हैं, हम स्किल भी बढ़ाना चाहते हैं। हम अपनी इकोनॉमी का हमें मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा अर्थव्यवस्था में सर्विस सेक्टर ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, उतनी तेज़ी के साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं बढ़ रहा है। और किसी देश में जिसमें मैन्युफैक्चरिंग बेस नहीं बढ़ता वो प्रोग्रेस नहीं करता। क्या हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट हो सकती है, और क्या हम जो भी कुछ है अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को और अर्बनाइजेशन को एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशंस हैं। लेट्स सी हाउ आवर एक्सपेक्टेशंस आर गोइंग टू बी मेट। हम देखते हैं कि किस तरह हमारी एक्सपेक्टेशन